हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम पढ़ रहे थे कि क्या उसी भूमि में अधिक पैदावार किया जा सकता है, क्योंकि हमें उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, और हमारे पास भूमि सीमित है, भूमि स्थिर है, तो हमें अपनी पैदावार बढ़ाना है। तो उसके क्या क्या तरीके होंगे हमारी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, आज हम वो देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम दो मेथड या दो विधियां पढ़ेंगे जिससे हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। पहला है बहुविधि फसल प्रणाली एवं दूसरा है आधुनिक कृषि तकनीक। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं बहुविधि फसल प्रणाली। तो क्या लिखा है इसमें, हम देखते हैं। एक वर्ष में उसी किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यानी कि हम एक वर्ष का समय लेंगे और एक भूमि का टुकड़ा लेंगे, मतलब उसी जितना टुकड़ा उतना ही टुकड़ा, और उसमें एक से ज़्यादा फसल उगाएंगे। ठीक है, इसे बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। बहुविधि यानी कि डिफरेंट डिफरेंट, मतलब अलग अलग फसल उगा रहे हैं हम इसमें। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि एक ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है, एक मिनट, ब्रश का साइज़ बढ़ा देते हैं। ओके, ये एक ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है, इसी ज़मीन के टुकड़े में एक वर्ष में हम अलग अलग फसल उगाएंगे, तो उसे हम बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने का सबसे सामान्य प्रणाली है। ठीक है, पालमपुर में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसलें पैदा करते हैं। ठीक है, कई किसान 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के नाम पे, ठीक है, सिर्फ आलू पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो पालमपुर से हम तुलना कर रहे हैं, तो पालमपुर में या ज़्यादातर गांव में आप देखोगे तो जो किसान रहते हैं वो कभी अपनी फसल पे गेहूं लगाते हैं, किसी मौसम में आलू लगाते हैं, किसी मौसम में ज्वार बाजरा लगाते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, और हमने ये भी देखा कि बहुविधि फसल प्रणाली क्या होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि जो मतलब 1960 के बाद जो फसल की पैदावार है, मतलब जो ज़मीन का जो क्षेत्र है, ठीक है, जिस ज़मीन में फसल पैदा होती है या जो खेती करने का जो क्षेत्र है, उसमें वृद्धि नहीं हुई है। 1950 में 120 मिलियन हेक्टेयर की भूमि थी, तो 1960 में 10 हेक्टेयर और बढ़ गई, 130 हेक्टेयर हो गई। 1970 में 140 हेक्टेयर हो गई। 1980 में 140 हेक्टेयर। फिर देखिए आप, उससे लेके 2010-11 तक 140 हेक्टेयर ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं। हमने देखा कि हम पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि दूसरा तरीका क्या है फसल। अब हमने पहला तरीका देखा उत्पादन बढ़ाने का, पहला तरीका था बहुविधि फसल प्रणाली। अब दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, दूसरा तरीका है फसल का उत्पादन बढ़ाने का, मैंने आपको बताया था, आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। ठीक है, मतलब कि आधुनिक कृषि तकनीक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आधुनिक तरीके, आधुनिक यानी कि मॉडर्न तरीका, मतलब आज के ज़माने में जो आज की विधि है, और जो 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 पहले ज़माने में जो यूज़ करती थी, जैसे कि जो आपके दादा परदादा लोग यूज़ करते थे, ठीक है, इस्तेमाल करते थे, उन तकनीक को हम परंपरागत तकनीक बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका है फसल की पैदावार बढ़ाने का आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग करना। ठीक है, आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि उपज क्या होती है। भैया उपज होती क्या है। उपज, हम बोल रहे हैं कि उपज बढ़ जाती है, उपज घट जाती है, तो हम देखते हैं उपज क्या होती है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। तो उपज क्या होती है, कि एक ही मौसम में एक जमीन के टुकड़े पे फसल पैदा की जाना। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर बारिश का मौसम है, ये जमीन का टुकड़ा है, इसमें इस मौसम में कितनी फसल पैदा हो रही है। ठीक है, मतलब कितना उपज हो रही है, कितनी फसल पैदा हो रही है, उसकी क्वांटिटी हम नापेंगे। मतलब नापेंगे कि हम कितनी 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 50 किलोग्राम फसल पैदा हो रही है कि नहीं हो रही। फिर अगर जैसे कि बरसात का मौसम आया तो उसी भूमि पे कितनी फसल पैदा हो रही है। ठीक है, मतलब ये भूमि को हम नापते हैं, उसकी उपज को नापते हैं कि वो कितनी फसल पैदा कर सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। अब हम आधुनिक कृषि तकनीक के अंदर देख रहे हैं कि आधुनिक कृषि विधि के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, पहले तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्पादन बढ़ाना। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, उपज। हमारी भूमि की उपज ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वो एक मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा कर पाए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था।
जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। फिर 1960 के अंत में हरित क्रांति ने भारत के किसानों को अधिक उपज वाले बीज के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या समझाया गया है। हम क्या पढ़ रहे हैं, आधुनिक कृषि तकनीक, ठीक है। मतलब कि जो आज के ज़माने में जो नई नई मेथड या विधियाँ इस्तेमाल होने लगी है फसल को बढ़ाने के लिए, हम उनके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो हमने पहले देखा कि उपज क्या होती है। उपज क्या होती है, किसी भी एक ज़मीन के टुकड़े में एक मौसम में कितनी फसल की पैदावार कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 1960 के दशक में पहले पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। पारंपरिक बीज यानी कि वो बीज, पारंपरिक बीज यानी कि पारंपरिक बीज यानी कि जो पुराने, एक्चुअली में पहले होता क्या था, जैसे कि मैं आपको समझा के बताती हूँ। इससे किसान अगर कोई भी फसल उगाता था, ठीक है, मान लीजिए कि उसने चना उगाया, ठीक है, तो चने के 3 हिस्से होते थे, ठीक है। पहला हिस्सा तो वो अपने परिवार के लिए रख लेता था कि साल भर में उसको इतना चना लगेगा, उसके परिवार को खाने के लिए इतना चना लगेगा। फिर उसका एक हिस्सा वो अगले साल, मतलब आने वाले साल में बोने के लिए रख लेता था कि वापस से वो इन चने के बीजों को खेत में जाके उगाएगा और फिर से चने हो जाएंगे। फिर जो बचा कुचा हिस्सा होता था उसको वो ले जाके मंडी में बेच देता था या बाजार में ले जाके बेच देता था, ठीक है। तो पारंपरिक बीज यानी कि ये जो दूसरे तरीके, जो दूसरा हिस्सा जो बचता है बीजों का, मतलब जो बीज हमने, जो चना हमने लगाया उससे जो बीज मिले उन्हीं को वो रख लेता था। तो इन्हीं को उन्होंने पारंपरिक बीज बोले। फिर वापस से इनको जाके बोता था खेत में, फिर वापस से चने उगाता था, ठीक है। तो पारंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। इससे हमको एक फ़ायदा मिलता था कि इनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। जैसे कि कहीं पानी की कमी है तो तब भी उनमें कम सिंचाई से अच्छा चना उग जाता था, ठीक है। और उर्वरकों के रूप में गाय का गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग कर लेते थे, ठीक है। उर्वरक यानी क्या होता है, उर्वरक भी खाद होती है, लेकिन ये वो केमिकल वाली खाद नहीं होती है, ठीक है, रासायनिक खाद नहीं होती है। जो गाय की गोबर, पेड़ पत्ती से जो बनती है खाद, उनको हम उर्वरक बोलते हैं, ठीक है। ये सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। तो इससे पहले जो पारंपरागत खेती जो होती थी 1960 के बाद हमने छोड़ दी, ठीक है। तो क्या होता था, खेती में पहले पारंपरिक बीजों का उपयोग होता था, पर इनकी पैदावार उतनी अच्छी नहीं होती थी, इनकी उपज उतनी अच्छी नहीं होती थी। इन बीजों से जो भी हमें फसल पैदा होती थी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती थी, और इसमें कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। और सारी चीज़ें जो भी उनको लगती थी, खाद मतलब उर्वरक वगैरह, वो सब उपलब्ध होते थे आसपास ही, उनको खरीदना नहीं पड़ता था, ठीक है, पैसे नहीं खर्च करने पड़ते थे। अब 1960 के दशक के अंत में क्या हुआ, हरित क्रांति ने भारत के किसानों को अधिक उपज वाले बीजों यानी कि HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए, ठीक है। अब हुआ क्या, 1960, अब उस टाइम पे क्या हो रहा था कि भारत में ज़्यादातर जो लोग थे वो किसान थे। आज भी जो भारत में जो अधिक जनसंख्या है ना, वो किसानों की ही है। तो 1960 में हुआ क्या, तो हरित क्रांति आई, ठीक है, हरित क्रांति आई। ये आधुनिक कृषि विधि का एक हिस्सा है, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या आया, हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के में क्या लाया, हरित क्रांति यानी कि हरा करना है, हरा क्रांति यानी कि बदलाव, ठीक है, चेंज। तो हरित क्रांति आई। फिर हरित क्रांति में उनने नई नई चीज़ लाई, आधुनिक तकनीक बताई, HYV का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। इसके जो HYV बीज जो थे वो परंपरागत बीजों से एक पौधे से ज़्यादा फसल पैदा कर देते थे, ठीक है। मतलब उनके जो क्वांटिटी थी फसल पैदा करने की वो ज़्यादा थी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है लेखक। जैसे कि पहले क्या करते थे, हमने देखा आधुनिक तकनीक हम पढ़ रहे थे, उपज क्या होती है, उपज हमें बढ़ाना है। तो हरित क्रांति आई 1960 के अंत में। हरित क्रांति में हमने क्या किया, नई नई मशीन इस्तेमाल करना चालू करे, ठीक है। इरिगेशन मतलब हमारा की जो सिंचाई तंत्र है उसको विकास करा हमने। तो और HYV बीज का एक फ़ायदा क्या था, जैसे कि वो अनाज ज़्यादा पैदा करते थे। अगर जैसे कि मान ले अगर हमने कि परंपरागत बीज का हमने एक बीज लिया, उससे एक पौधा निकला, उससे जो फल निकलेगा, ठीक है, अनाज जो पैदा होगा, मान लीजिए कि वो
5 फल निकले उससे, ठीक है। अगर वही हम यदि H/V बीज का इस्तेमाल करेंगे तो एक पौधे से इससे ज़्यादा अधिक हमारा फल निकलेगा। यानी कि जैसे कि हमने एक बीज डाला तो इससे 10 फल निकलेंगे, इससे 5 निकल रहे थे, इससे 10 फल निकलेंगे, तो हमारा फ़ायदा तो इसमें हो रहा है। तो आप सोचेंगे कि H/V बीज है क्या, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज, ठीक है। H/V हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है। तो ये जो बीज होते हैं ना, ये लैब में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ये परंपरागत बीज नहीं होते, इन्हें लैब में तैयार किया जाता है, इनमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी, ठीक है। और अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के आदि के संयोजन से ही संभव था। तो अब देखो लेखक क्या बोल रहा है। हमने पहले देखा था कि परंपरागत जो बीज होते थे उसमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिंचाई की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, वो उर्वरक वगैरह डालते थे, गोबर से जो उनके आसपास होता था उससे फसल पैदा हो जाती थी। लेकिन H/V के साथ उनकी एक कंडीशन थी, ठीक है। क्या कंडीशन थी कि उनको ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है, उसको खाद चाहिए, कीटनाशक चाहिए, ठीक है, और तभी हमको अधिक उपज मिलेगी, ठीक है। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, ये अति उपज प्रजातियों वाले बीजों यानी कि H/V बीज जो हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव था। तो यानी कि जिस गांव में ज़्यादा पानी के सोर्स नहीं है, पानी के साधन नहीं है, कुआं नहीं है, बारिश यहाँ पे अच्छी नहीं होती है, कुएं नहीं है, सिंचाई का सिस्टम डेवलप नहीं है, यानी कि सिंचाई का तंत्र विकसित नहीं है, तो वहाँ पे ये इस हरित क्रांति का इस्तेमाल अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक है। तो भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और H/V बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने तो ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इससे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया है कि जो हरित क्रांति आई, ठीक है, हरित क्रांति ने H/V बीज, आधुनिक कृषि तकनीक या विधि का पूरे भारत में संचार किया, ठीक है, प्रचार किया। लेकिन भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया, ठीक है, इसका फ़ायदा उठाया। कुछ ने ट्रैक्टर खरीदे, मशीनें खरीदी, ठीक है, इससे उन्होंने खूब पैसे कमाए और इससे उन्हें गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। जैसे कि हम पालमपुर में देखते हैं, पालमपुर में परंपरागत बीजों की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, ठीक है, मतलब सिर्फ 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी परंपरागत बीज से, मतलब ये जो हम बीज बचा लेते थे परंपरागत जो चले आ रहे थे। वहीं H/V बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई, मतलब डबल हो गई सीधे सीधे उनकी जो फसल की जो थी। तो इससे हमारी फसल का उत्पादन बढ़ा, ठीक है, हमारा मकसद पूरा हुआ और गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि किसान क्या करते थे, अपनी फसल के 3 हिस्से करते थे। जैसे कि उन्होंने गेहूं पैदा किया, गेहूं की फसल उसके 3 हिस्से, एक हिस्सा तो वो क्या करते थे अपने परिवार के लिए बचा लेते थे, ठीक है, ठीक है, अपने परिवार के लिए खाने के लिए बचा लेते थे साल भर के लिए। दूसरा हिस्सा क्या करते थे वो परंपरागत बीज यानी कि बोनी के लिए बचा लेते थे। और तीसरा हिस्सा जो बचा कुचा था तो उसको क्या करते थे वो लोग बाजार में जाके बेचते थे, ठीक है। तो ये बहुत कम बचता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने ये परंपरागत बीज को, ये वाले हिस्से को हमको परंपरागत बीज की अब ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब हमारे सिर्फ 2 हिस्से बचे और इस परंपरागत बीज की जगह हम क्या ले आए, इसका हिस्सा हमको बचाना नहीं पड़ा। इसकी जगह हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने क्या डाल दिया, H/V बीज, ठीक है। तो H/V बीज डाल दिया हमने, क्या डाल दिया हमने, H/V बीज। तो H/V बीज से क्या हुआ कि ज़्यादा गेहूँ पैदा हुआ, परिवार के लिए भी बच गया अच्छा खासा, परिवार को जितना लगता था उतना ही लगा, और फिर जो जितना बचा कुचा गेहूँ हुआ वो और ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने ज़्यादा बाजार में ज़्यादा के बेचा, ठीक है, तो उनको ज़्यादा पैसा मिला, ठीक है। तो हमने आज के पाठ में क्या क्या देखा, अब हम आगे देखते हैं। अब हमने आधुनिक तकनीक तो ले आई हमारे खेतों में, पर क्या है, अब हम आगे देखते हैं, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, मतलब जो हमने आधुनिक तकनीक लाई, ठीक है,
वो क्या भूमि धारण कर पाएगी? क्योंकि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भूमि जो है वो क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन है ना भाई। जैसे कि अगर आप घर बना रहे हो, पेड़ काट रहे हो, तो वो प्राकृतिक, वहाँ से जंगल साफ हो जाता है। ठीक है, शहर बनता है तो जंगल खत्म हो जाते हैं, वैसे भूमि भी एक प्राकृतिक संसाधन है। आजकल मशीनों से क्या हो रहा है, वायु में प्रदूषण हो रहा है उसके धुएं से, तो वैसे वो, क्योंकि क्या है, वायु एक प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। ठीक है, वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये। तो हमको क्या, हमारे पास क्या, अब हम कैसे पता करेंगे कि भूमि ये धारण कर पा रही कि नहीं कर पा रही? तो उसके लिए वैज्ञानिक गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी, तो उससे हमको क्या पता चला कि जो आधुनिक कृषि की जो विधियाँ है ना, उन्होंने भूमि का ज़्यादा प्रयोग किया है, अधिक, मतलब आवश्यकता से जितना भूमि सहन नहीं कर पाती उससे ज़्यादा प्रयोग किया है। ठीक है, जो और हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग। हरित क्रांति के लिए हमको देखो सबसे ज़्यादा H/V बीज हमने डाले, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए था, खाद चाहिए था। ये क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं, खाद वगैरह जो भी होती है, खाद, कीटनाशक। तो इसके अधिक प्रयोग से क्या हुआ, मिट्टी की जो उर्वरता होती है, मिट्टी में उर्वरता होती है, जिसके कारण जितनी ज़्यादा मिट्टी की उर्वरता होती है उतनी ज़्यादा अच्छी फसल उसमें पैदा होती है। ठीक है, तो उसकी उर्वरता कम हो गई, किसके कारण, उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण। ठीक है, हम आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के जल में सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया। तो देखो होता क्या है कि अगर हमको सिंचाई करना है तो उसके लिए हम कुआं खोदेंगे या बोरिंग करेंगे। तो बोरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़मीन में गड्ढा करते हैं, फिर हम ज़मीन का पानी निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है ना, उसका एक स्तर होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक टैंक है, ठीक है, इसमें यहाँ तक पानी है, तो ये इसका स्तर है। ठीक है, यहाँ तक ये इसका स्तर है। ठीक है, यहाँ तक पानी भरा है इसमें, ये ग्लास में, या ये एक टैंक है, इसमें यहाँ तक पानी भरा है, तो ये इसका स्तर है। ठीक है, ये पूरा टैंक है, ये यहाँ तक इसका पानी का स्तर है। ठीक है, तो अब क्या करें हमने, अब हम इसको भूमि समझते हैं। हमने क्या करें, अब हमको सिंचाई करना था, H/V बीज के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करने की जरूरत है, तो हमको पानी चाहिए। तो हमने क्या करा, ज़मीन में बोरिंग। ठीक है, हमने क्या डाला, इसमें एक नल डाला, पाइप डाला। ठीक है, अब हमने इस पाइप से पानी निकाल रहे हैं, तो इसका स्तर क्या होगा, ये जो भूमि का स्तर, जल स्तर जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो इसके कारण हमारा क्या हुआ, जल स्तर कम हो गया। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, हम जितनी भी जल्दी हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उन्हें बनने में कई सालों, सैकड़ों, हजार, करोड़ साल लग जाते हैं। ठीक है, तो वो ये पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। ठीक है, कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है। उन्हें वापस से जीवित करना, अगर मान लीजिए अगर सब लोग ने, एक पूरी दुनिया भर के लोगों ने ज़मीन के अंदर से पानी निकालना चालू कर दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो ज़मीन के अंदर का जो भू स्तर है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो भू स्तर, फिर इसको वापस से इसको पुनर्जीवित करना, इसका पुनर्निर्माण करना बहुत कठिन होता है, इसके लिए करोड़ों साल लग जाते हैं। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब कृषि के लिए हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है, भावी यानी कि भविष्य का विकास सुनिश्चित करने के लिए, ताकि हमारी कृषि में विकास होता रहे। ठीक है, आने वाले समय में, तो उसके लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या होते हैं रासायनिक उर्वरक, फिर आज हम यही खत्म करते हैं। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों, तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी
पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। ठीक है, हमने क्या देखा, रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, ऐसे खनिज देते हैं पेड़ों को या पौधों को जो कि मिट्टी में घुल जाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले रासायनिक उर्वरक खेत में डालते हैं बीज डालने के बाद, तो वो मिट्टी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर पाती है। मिट्टी मतलब क्या होता है, मिट्टी जितने भी चीज़ रहती है उसको पकड़ कर रखती है। आपके जो पौधे रहते हैं उसकी जड़ में भी मिट्टी पौधों को पकड़ कर रखती है, या जड़ जो रहती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। लेकिन ये जो रासायनिक उर्वरक होते हैं ना, मिट्टी इन्हें मतलब पकड़ कर नहीं रख पाती, धारण नहीं कर पाती लंबे समय तक। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब मिट्टी में ये चिपक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो उर्वरक वगैरह रहते हैं, अब जैसे कि वर्षा हुई, अधिक वर्षा हुई, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई, तो जो मिट्टी खेतों में पानी जाएगा, खेतों में क्या है, रासायनिक उर्वरक है, वो मिट्टी उन्हें पकड़ तो नहीं पा रही, तो वो बह जाएंगे। ठीक है, पानी के साथ साथ अब पानी निकल के नदियों से कहाँ जाए, खेत से निकल के या तो ज़मीन के अंदर जाएगा, ठीक है, या फिर नदियों और तालाबों को जाएगा। और ये जब फिर ये रासायनिक उर्वरक भी पानी में मौजूद रहेगा, मिट्टी से निकल के पानी में जा चुका है, तो ये या तो हमारे जल भूमि में चला जाएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा, नदियों में चला जाएगा, या तालाबों को चला जाएगा। और ये क्या है, रासायनिक उर्वरक है, तो ये पानी को प्रदूषित करेगा। ठीक है, और इसके कारण मिट्टी में हमारी क्या होती है, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म अवयव और जीवाणु रहते हैं। ठीक है, ये और ये रासायनिक उर्वरक है तो वो उसे नष्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके कारण हुआ क्या, जो हमारी मिट्टी है, इनके प्रयोग से जो मिट्टी, सब कुछ मिट्टी की तुलना कम उपजाऊ हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें मौजूद रहती है, जैसे कि बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, तो वो इस रासायनिक उर्वरक से नष्ट होगी। तो देखो कितना नुकसान हो रहा है हमारा। ठीक है, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ है, पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब में किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक इन सारी चीज़ों, रासायनिक उर्वरकों और अन्य आघातों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब कि वहाँ खेती की लागत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो देखो अब इससे हमें को क्या पता चलता है, तो हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा जो आधुनिक हरित क्रांति कहाँ पर आई थी, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आई थी। तो इसके लिए उन्होंने खाद का इस्तेमाल किया, रासायनिक खाद का। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि रासायनिक खाद से जो मिट्टी की गुणवत्ता वो तो समाप्त होती है, और साथ ही जल में प्रदूषण भी होता है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं वो लोग, रासायनिक खाद क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, तो होगा क्या, अब हम समझते हैं इसको। तो होगा क्या, जैसे कि अब किसानों को उत्पादन बढ़ाना है, तो इस खेत से उन्होंने 50 क्विंटल गेहूं पैदा किया। ठीक है, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके। अब होता क्या, अगर हमने 50 क्विंटल इस साल गेहूं पैदा किया, तो हम अगले साल सोचेंगे कि हम 60 क्विंटल करें, तो हम और ज़्यादा रासायनिक खाद वगैरह डालेंगे। ठीक है, तो इससे ये सब हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इससे का क्या मतलब, इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसमें खेती करने की जो लागत है, ठीक है, वो भी बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें रासायनिक खाद ये सब खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लागत चाहिए, तो इससे उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो देखा आपने कि कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम यही ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।